जो टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे प्रीवियस टॉपिक्स में कुछ हम चीज़ें डिस्कस कर चुके थे, वो यहाँ पर नीचे आपको नज़र आ रहे हैं। इक्वेशन 3.1 ये ऊपर हमने इक्वेशन डिराइव की थी इसी चैप्टर के अंदर। ये इक्वेशन क्या शो करती है कि आउटपुट जो है वो डिपेंड कर रही है लेबर एंड कैपिटल के ऊपर, और इस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर जो कैपिटल है वो एक स्पेसिफिक टाइम में फिक्स रहेगा, मींस इन द शॉर्ट रन। इन दी शॉर्ट रन जो है कैपिटल फिक्स अज्यूम किया गया है, जबकि इन दी शॉर्ट रन अगर फर्म अपनी आउटपुट को इंक्रीज करना चाहे तो फर्म आउटपुट को इंक्रीज कर सकती है बाय इंक्रीजिंग इट्स लेबर यूनिट्स। मींस लेबर यूनिट्स को इंक्रीज करके फर्म जो है वो आउटपुट को इंक्रीज कर सकती है। ये है जी एग्रीगेट प्रोडक्शन फंक्शन। इन दी शॉर्ट रन अगर आउटपुट को इंक्रीज करना है तो लेबर इंक्रीज की जाएगी, लेकिन अगर इन दी लॉन्ग रन आउटपुट को इंक्रीज करना है तो कैपिटल में भी चेंज आएगा। मींस कैपिटल इन दी लॉन्ग रन फिक्स नहीं रहेगा, कैपिटल फिक्स रहेगा सिर्फ इन दी शॉर्ट रन। इसलिए यहाँ पे के ऊपर एक बार शो हो रहा है आपको। इसके अलावा अगर हम देखें इससे नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो ये हमने ऊपर लेबर डिमांड कर्व जो है डिराइव की थी कि लेबर डिमांड कर्व किसका फंक्शन है। ये कह लें कि लेबर डिमांड किसका फंक्शन है। लेबर डिमांड फंक्शन है रियल वेजेस का। लेबर डिमांड डिपेंड कर रही है रियल वेजेस के ऊपर। रियल वेजेस को यहाँ पे शो किया गया है W/P से। यहाँ लिखा हुआ है ND इज अ फंक्शन ऑफ W/P। ND है डिमांड फॉर लेबर। F यहाँ पे शो कर रहा है फंक्शन को कि डिपेंड कर रही है, लेबर डिमांड डिपेंड कर रही है ऑन रियल वेजेस। ठीक है, तो अगर इसका अब जो डिमांड और रियल वेजेस का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको हमने डिस्कस किया था। तो ये था नेगेटिव। मींस अगर रियल वेज इंक्रीज करेगी तो फर्म जो है लेबर की डिमांड कम करेगी। अगर रियल वेज कम होगी, डिक्रीज होगी, तो लेबर की डिमांड इंक्रीज होगी। इनका आपस में ऑपोजिट रिलेशनशिप है। तो रियल वेज के बढ़ने से लेबर डिमांड कम होगी, रियल वेज कम होने से लेबर डिमांड इंक्रीज होगी। इसको भी हमने लास्ट टाइम जो ये टॉपिक था डिमांड फॉर लेबर का उसमें डिस्कस किया था। इससे नेक्स्ट जो इक्वेशन है जो हमने इस चैप्टर के अंदर डिराइव की वो है जी सप्लाई फॉर लेबर कर्व। जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो डिपेंड कर रही है रियल वेज के ऊपर। यहाँ पे जो जी लिखा हुआ है, जी यहाँ पे फंक्शन को शो कर रहा है, मींस डिपेंडेंस को शो कर रहा है कि सप्लाई ऑफ लेबर इज अ फंक्शन ऑफ रियल वेज। रियल वेज जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया है W/P जो है वो रियल वेज है, और रियल वेज और लेबर सप्लाई का जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये है कि अगर रियल वेज इंक्रीज करेगी, रियल वेज और लेबर सप्लाई का रिलेशनशिप पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि अगर रियल वेज इंक्रीज करेगी तो सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज करेगी। मींस वर्कर्स एट हायर रियल वेज ज़्यादा काम करने के लिए विलिंग होंगे। अगर रियल वेज कम होगी तो लेबर की सप्लाई जो है कम हो जाएगी। मींस एट लोअर रियल वेज वर्कर जो है वो कम काम करने के लिए विलिंग होंगे, वो डीमोटिवेटेड होंगे एट लो रियल वेजेस। तो ये हमने चीज़ें थी जो लास्ट टाइम डिस्कस की थी। फिर हम देखते हैं कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो इक्वल होती है डिमांड फॉर लेबर के। इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर डिमांड फॉर लेबर इक्वल होती है सप्लाई ऑफ लेबर के। इकोनॉमी के अंदर हम देखते हैं कि इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर जितनी लेबर की डिमांड होती है उतनी ही लेबर की सप्लाई की जाती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने लास्ट टाइम ये की थी, तो उसको लेते हुए अब हम आगे कुछ चीज़ें ज़रा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जो हमने ऊपर ये सारी चीज़ें हमने इक्वेशन यहाँ पे लिखी, इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें ज़रा देखना यहाँ पे ज़रूरी है। वो क्या क्या कि यहाँ पर जो आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है और रियल वेज, ये तीन जो वेरिएबल हैं आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड रियल वेज, ये क्या है इंडोजिनस वेरिएबल्स। इंडोजिनस वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो विद इन द मॉडल एक्सप्लेन होते हैं। और इंडोजिनस वेरिएबल्स की वजह से जो कर्व है, कोई भी कर्व उसकी शिफ्टिंग नहीं होती। जब भी कर्व को शिफ्ट होती है तो उसकी शिफ्टिंग की रीजन जो है वो एक्सोजिनस वेरिएबल्स बनते हैं। तो ये तीन वेरिएबल्स हैं आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और रियल वेज। अगर इसमें कोई चेंज आएगा
तो जो भी हमारी कर्व है जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें शिफ्टिंग नहीं आएगी, सिर्फ पॉइंट की मूवमेंट होगी। जो हम डिस्कस कर रहे होंगे वो वन पॉइंट जो है चेंज हो जाएगा दूसरे के साथ, तो जस्ट मूवमेंट अलोंग दी सेम कर्व होगी, उसमें शिफ्टिंग नहीं होगी। तो अब हम मज़ीद जो है आगे इसके अंदर ज़रा मूव करते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखना चाहें कि एक्सोजिनस वेरिएबल्स कौन से होंगे, ये टॉपिक है जी डिटर्मिनेंट्स ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। मीन हम देखेंगे कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट करते हैं, या फिर आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटर्मिन होती है, इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो एक्सोजिनस वेरिएबल्स कौन कौन से हैं जी, हमारे पास एक्सोजिनस वेरिएबल्स जो हैं वो डिफरेंट है। जो जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सोजिनस वेरिएबल्स कौन से होते हैं, एक्सोजिनस वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनकी वजह से कर्व के अंदर शिफ्टिंग आती है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे लेते हैं कि ये प्रोडक्शन फंक्शन आपने ऊपर लिया, ये मैं नीचे डायग्राम में शो करता हूँ। ये हमारे पास एक जो है ये प्रोडक्शन फंक्शन है, आउटपुट डिटर्मिनेशन, ये है प्रोडक्शन फंक्शन। ये प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमें एक ये लाइन शो हो रही है, ये किसको शो कर रही है, प्रोडक्शन को। और इस लाइन में शिफ्टिंग किस वक्त आएगी, मींस प्रोडक्शन फंक्शन किस वक्त शिफ्ट होगा। प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर शिफ्टिंग आएगी जस्ट ड्यू टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक, मींस कैपिटल अगर कैपिटल में इंक्रीज आएगा तो प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसके अंदर शिफ्टिंग आ सकती है। अगर कैपिटल में डिक्रीज आएगा तो प्रोडक्शन फंक्शन जो है उसमें शिफ्टिंग आ सकती है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि कैपिटल इंक्रीज कर गया, तो कैपिटल के इंक्रीज करने की वजह से जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो शिफ्ट होगा राइट वर्ड। हम कहते हैं कि कैपिटल जो है उसमें डिक्रीज आ गया, नहीं इसका ऑपोजिट है कि हम कहते हैं कैपिटल में जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज जो है इसकी स्लोप को इसकी जो है शिफ्टिंग को इफेक्ट करेगा। प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो शिफ्ट हो सकता है राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड ड्यू टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक। तो अगर हम जब कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होगा तो कैपिटल स्टॉक के इंक्रीज होने से ये प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये अपवर्ड शिफ्ट होगा, अपवर्ड। इसको हम कह सकते हैं कि ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा या अपवर्ड शिफ्ट होगा ड्यू टू इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। और अगर कैपिटल स्टॉक जो है डिक्रीज होगा इन दी लॉन्ग रन, तो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा या डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि कैपिटल स्टॉक में चेंज आने की वजह से प्रोडक्शन फंक्शन में क्या चेंज आ रहा है। प्रोडक्शन फंक्शन अपवर्ड शिफ्ट होगा ड्यू टू इंक्रीज इन कैपिटल स्टॉक, प्रोडक्शन फंक्शन डाउनवर्ड शिफ्ट होगा ड्यू टू डिक्रीज इन कैपिटल स्टॉक। तो ये जो कैपिटल स्टॉक है ये प्रोडक्शन फंक्शन के लिए एक एक्सोजिनस वेरिएबल है। इसी तरीके से अगर हम बात करें लेबर डिमांड की, तो जो लेबर डिमांड कर्व हम ऊपर देख रहे हैं ये लेबर डिमांड कर्व है एन डी, जिसको लिखा हुआ है एमपीएन इज इक्वल टू एन डी। एमपीएन शो कर रहा है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को, जिससे हमने देखा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जो लेबर डिमांड जो है फर्म उतने लेबर यूनिट्स डिमांड करेगी जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल होगा रियल वेजेस के। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है एमपीएन इज इक्वल टू लेबर डिमांड मींस डिमांड फॉर लेबर। तो चूंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डिमांड फॉर लेबर इक्वल होगी जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू रियल वेज होगा, मींस हमने ये डिस्कस किया था कि फर्म उतने लेबर यूनिट्स हायर करेगी जहां तक फर्म को उतनी वेज पे करना पड़ती है, रियल वेज, जहां पे उसकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल इक्वल हो जाती है। अगर फर्म को फी ज़्यादा करना पड़ता है और उस लेबर यूनिट की प्रोडक्टिविटी कम है तो फर्म वो लेबर यूनिट हायर नहीं करेगी। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एमपीएन इज इक्वल टू एंड लेबर डिमांड। अब लेबर डिमांड कर्व शिफ्ट कब होगा? लेबर डिमांड कर्व शिफ्ट हो सकता है ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। लेबर डिमांड कर्व शिफ्ट हो सकता है ड्यू टू चेंज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। क्लास स्पोर्ट लेबर का हर यूनिट जो है पहले लेस प्रोडक्टिव था, अब लेबर का यूनिट जो है वो मोर प्रोडक्टिव हो गया है। तो लेबर यूनिट के मोर प्रोडक्टिव होने की वजह से ये लेबर डिमांड कर जो है ये राइट वर्ड शिफ्ट करेगा या अपवर्ड शिफ्ट करेगा। और लेबर की प्रोडक्टिविटी अगर फॉल करती है तो लेबर प्रोडक्टिविटी फॉल करने की वजह से जो लेबर डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड शिफ्ट करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेगा। अब हम देखते हैं दूसरी साइड पे कि जो हमारे पास लेबर सप्लाई है, लेबर सप्लाई शिफ्ट किस वक्त कर सकती है? लेबर सप्लाई के शिफ्ट होने का एक्सोजिनस फैक्टर है पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो लेबर सप्लाई कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होगा।
अगर पॉपुलेशन इंक्रीज करती है तो लेबर सप्लाई कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। अगर पॉपुलेशन डिक्रीज होती है तो लेबर सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। तो ये जो लेबर सप्लाई कर्व की राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग है ये ड्यू टू चेंज इन पॉपुलेशन है, और इसके लिए लेबर सप्लाई के लिए जो पॉपुलेशन है ये एक एक्सोजिनस फैक्टर है। यहाँ तक सारी डिस्कशन थी प्रीवियसली कि हमारे पास कौन कौन से एक्सोजिनस फैक्टर हैं जो लेबर सप्लाई, लेबर डिमांड या प्रोडक्शन फंक्शन के लिए एक्सोजिनस है। तो लेबर डिमांड के लिए एक्सोजिनस है प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, लेबर सप्लाई के लिए एक्सोजिनस है पॉपुलेशन, प्रोडक्शन फंक्शन के लिए एक्सोजिनस है कैपिटल स्टॉक में चेंज आना, ये इसके लिए एक्सोजिनस वेरिएबल है। तो हम मज़ीद आगे इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। अब ये हमारे पास क्या है जी, हम इसको देख सकते हैं कि ये जो है एक हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन है, और इस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं कि हमने बेसिकली देखना है कि लेबर सप्लाई, इक्विलिब्रियम लेबर सप्लाई क्या होगी, कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, हमने उसको डिटरमिन करना है। उसी चीज़ के लिए हमने यहाँ पर 2 डायग्राम शो की हैं। इन डायग्राम में एक ऊपर वाली जो डायग्राम है ये लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई की है। सारी बात है, जहाँ लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड इक्वल होगी वहाँ पे इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटरमिन होगा। N1 यहाँ पे जो शो हो रहा है, जहाँ पे लेबर सप्लाई कर्व और लेबर डिमांड कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये है लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इस पॉइंट पर हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन हुआ जिसे हमने कहा N1। मींस N1 जो है वो लेबर डिमांड भी है, लेबर सप्लाई भी है। इस N1 पे लेबर डिमांड इक्वल है लेबर सप्लाई के, और यहाँ पर जितनी लेबर डिमांड की जा रही थी उतनी ही लेबर हायर की जा रही है इकोनॉमी के अंदर, और जो लेबर को पे किया जा रहा है वो पे किया जा रहा है W1/P1। इस पॉइंट पर जो लेबर को पे किया जा रहा है वो है W1/P1। ये जो रियल वेजेस लिखी हुई हैं W1/P1, ये इस N1 पॉइंट पे लेबर को पे की जा रही हैं। और इसी को अगर हम नीचे लेके जाएं तो नीचे यही जो लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई है इसको जो है बेसिकली मनी वेजेस की फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पर अगर आप देखें ऊपर वाली डायग्राम में तो यहाँ पे है वर्टिकल एक्सिस पे W/P मींस रियल वेज। जो नीचे वाली डायग्राम है इसके अंदर वर्टिकल एक्सिस पे ली गई है जस्ट मनी वेजेस, यहाँ पे प्राइस नहीं है। इस एक्सिस पे ली गई है जस्ट मनी वेजेस मींस जस्ट W। ऊपर वाली डायग्राम में हमने लिया है रियल वेज। और आपको पता है कि जो हमारे पास लेबर डिमांड है बेसिकली ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हम देख सकते हैं कि लेबर डिमांड जो है वो किसके इक्वल होती है, MPN इज इक्वल टू W/P। तो अगर हमने यहाँ पर रियल वेज लिया तो हमारे पास ये लेबर डिमांड कर्व क्या बनेगी, जस्ट MPN। जब हमने यहाँ पे ली मनी वेज तो ये जो P जो है ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा MPN के साथ, या ये हम कह रहे हैं कि W इस इक्वेशन के अंदर जहाँ MPN इज इक्वल टू W/P है, इस इक्वेशन में अगर हम जस्ट वेज के लिए देखना चाहें कि W किसके इक्वल है तो ये P मल्टीप्लाई हो जाएगा MPN से, P मल्टीप्लाई हो जाएगा ये MPN से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा MPN इंटू P, जैसे नीचे वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं MPN इंटू P1। तो अब हमने इस नीचे वाले डायग्राम में यहाँ पे सिर्फ लिया है W क्योंकि यहाँ पे रियल वेज थी, तो रियल वेज हमने लिया था तो हमने कहा लेबर डिमांड इज इक्वल टू MPN। अब यहाँ पे जो कि नॉमिनल वेज है तो नॉमिनल वेज इसलिए लिखा है क्योंकि हमने P को मल्टीप्लाई कर दिया है MPN से। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है लेबर डिमांड को हमने लिखा MPN इंटू P1। अब इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर है, नीचे वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो हमने ऊपर वाले डायग्राम में W1/P1 लिखा मींस प्राइसेस कितनी है P1। तो इस नीचे वाले डायग्राम में आप देखें ये जो कर्व है NS इंटू P1, NS इंटू P1, ये जो कर्व है ये वही कर्व है जो ऊपर ये शो हो रही है NS इज इक्वल टू G इंटू W/P। यहाँ पे प्राइस कितनी ली जा रही है P1। तो इस नीचे वाले डायग्राम में ये जो लेबर सप्लाई है ये है NS इंटू P1, जबकि लेबर डिमांड जो है वो नीचे वाली लेबर डिमांड कर्व है MPN इंटू P1। इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन से इस पॉइंट पर जो एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन हुई वो डिटरमिन हुई N1। जो एम्प्लॉयमेंट डिटरमिन हुई वो कितनी डिटरमिन हुई N1। हम देख सकते हैं
कि जब रियल वेजेस थी तो भी एम्प्लॉयमेंट लेवल N1 था, जब नॉमिनल वेजेस थी तो भी एम्प्लॉयमेंट लेवल N1 ही था। हम यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं दोनों डायग्राम में। अब ये जो कर्व की शिफ्टिंग है, हम इसकी तरफ भी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, लेकिन पहले हमने इनिशियल पॉइंट्स दोनों डायग्राम के डिस्कस किए कि N1 एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ऊपर रियल वेजेस लेते हुए, नीचे N1 एम्प्लॉयमेंट लेवल है। इस पॉइंट पर जहाँ पे आप माउस का ये कर्सर देख सकते हैं, इस पॉइंट पर एम्प्लॉयमेंट लेवल है और यहाँ पर वेजेस हैं W1 और प्राइस है P1। ऊपर जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था, यहाँ पर भी वेजेस थी W1 और प्राइस थी P1। हम उसी पॉइंट को नीचे हमने इस पॉइंट से एसोसिएट किया। अब क्या हुआ कि इकोनॉमी के अंदर लेट्स सपोज प्राइस जो है वो इंक्रीज कर जाती है। इकोनॉमी के अंदर लेट्स सपोज प्राइस इंक्रीज कर जाती है, और अगर प्राइस इंक्रीज कर जाए तो क्या चेंज आएगा? जिससे हमने देखा कि प्राइस इंक्रीज करने की वजह से जो लेबर की डिमांड है या लेबर सप्लाई जो है, इसके अंदर से किसके ऊपर इफेक्ट आएगा? अगर प्राइस इंक्रीज करती है मीन्स P1 से इंक्रीज होकर हो जाती है P2, या ये कह लेंगे P1 इज इक्वल टू P1 एक स्पेसिफिक प्राइस लेवल है और हम कहते हैं कि लेट्स सपोज प्राइस हो गई है जी डबल। अगर प्राइस डबल हो जाती है तो लेबर जो है, अब उसकी रियल वेज क्या, पहले लेबर की रियल वेज थी W1 ओवर P1। अब क्या हुआ कि जो लेबर की जो प्राइस है इकोनॉमी के अंदर वो हो गई, प्राइसेस डबल हो गई, मीन महंगाई होगी इकोनॉमी के अंदर, और जो इकोनॉमी के अंदर जो कीमतें थी चीज़ों की वो होगी डबल। डबल का मतलब ये है कि 2P1, पहले प्राइस P1 थी, अब है 2P1, तो अब प्राइस हो चुकी है डबल। अब क्या चेंज आएगा लेबर डिमांड या लेबर सप्लाई के ऊपर? इस प्राइसेस की वजह से क्या चेंज आएगा, अब हम इसको ज़रा देखते हैं। अच्छा, जिस वक्त इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस में इंक्रीज आया तो आपको पता है कि लेबर की जो सप्लाई है वो डिपेंड कर रही है W ओवर P के ऊपर, मीन रियल वेज के ऊपर। जब इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस डबल हो गई तो W ओवर P1 की जगह हो गया है अब W1 ओवर 2P1, क्योंकि प्राइसेस डबल हो गई हैं। अब बज़ाहिर क्या हुआ कि लोगों के पास नॉमिनल वेजेस जो हैं या मनी वेजेस जिसे हमने कहा W1 वो सेम है। मीन ये कह लेंगे अगर किसी को 10,000 पहले मिलते थे वेज रेट, तो अब भी उसको 10,000 ही मिल रहा है, लेकिन पहले चीज़ों की कीमतें थी 5 रुपए, अब उस चीज़ की कीमत हो चुकी है 10 रुपए। तो पहले अगर हम निकाले रियल वेज तो हम रियल वेज निकाल सकते थे उस 10,000 को डिवाइड करके 5 से, लेकिन अब अगर हमें रियल वेज निकालना है तो हम उसी 10,000 को डिवाइड करेंगे 10 से। तो अब हमें नजर आ रहा है कि पहले रियल वेज थी 10,000 ओवर 5, पहले रियल वेज थी 2000, 10,000 ओवर 5 इज इक्वल टू 2000 थी पहले रियल वेज, लेकिन अब जब प्राइस डबल हो चुकी है 5 की बजाय 10, तो अब मनी वेज जो ऊपर वाला W1 है वो सेम है, लेकिन अब जो नीचे वाली प्राइस है वो डबल हो चुकी है, मीन्स 5 की बजाय 10। इसे हमने यहाँ पे शो किया है 2P1। तो इस 2P1 की वजह से हमारे पास जो रियल वेज है वो हो चुकी है 1000। पहले रियल वेज 2000 थी, प्राइसेस डबल होने की वजह से रियल वेज हो चुकी है 1000। तो अब जाहिर बात है लेबर सप्लाई और रियल वेज का आपस में जो रिलेशनशिप है वो क्या है, पॉजिटिव। अगर रियल वेज बढ़ेगी लेबर सप्लाई बढ़ेगी, अगर रियल वेज कम होगी और तो लेबर सप्लाई भी कम हो जाएगी। तो अब जब यहाँ पे रियल वेज जो है कम हो चुकी है, जब यहाँ पे रियल वेज कम हो चुकी है तो लेबर की सप्लाई जो है वो डिक्रीज होगी। जब लेबर की सप्लाई डिक्रीज होगी तो ये जो हमारे पास लेबर सप्लाई कर्व है, ये पहले था NSP1, अब ये क्या हो जाएगा NS2P1। जब ये NS2P1 हुआ लेबर सप्लाई कर्व, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो सारी बात है वो डिस्टर्ब हो गया। पहले इक्विलिब्रियम N1 पॉइंट पर था, अब इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होकर क्या हुआ, अब पीछे आ चुका है इक्विलिब्रियम पॉइंट। मीन ये जो मैंने माउस यहाँ पे ये आपको कर्सर लिखा है, क्योंकि लेबर डिमांड में तो चेंज नहीं आया फिलहाल हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि लेबर डिमांड कांस्टेंट है, लेबर जो सप्लाई है वो कम हो गई है। जब लेबर डिमांड और सप्लाई में डिफरेंस आ गया तो हम देख सकते हैं कि लेबर डिमांड और सप्लाई में जब डिफरेंस आ गया तो अब हम देख सकते हैं कि अब इकोनॉमी के अंदर चेंजेस सेम नहीं रहेंगी। लेट्स सपोज अगर वही W1 पे देखें, अगर नॉमिनल वेज हो W1, तो इस W1 पे अगर हम देखें तो लेबर की सप्लाई कर्व कौन सा है, ये वाला NS2P1। इस NS2P1 को अगर हम देखें W1 पे तो पॉइंट कौन सा बनता है, ये N2, मीन्स
N2 प्राइम पॉइंट कौन सा है कि N2 प्राइम पे जो लेबर है वो काम करने के लिए का विलिंग कम है, मींस लेबर की सप्लाई है N2 प्राइम, लेबर की सप्लाई है N2 प्राइम, जबकि इसी पॉइंट पे जो लेबर की डिमांड है वो है ज़्यादा। लेबर की डिमांड कितनी है, ये प्रीवियस डिमांड कर्व पे P1 के ऊपर ये चेंज हो, ये तो ज़्यादा है। तो अब इसकी वजह से क्या चेंज आएगा कि जाहिर बात है जो फार्म है उसको ज़्यादा वेज पे करना पड़ेगी। जो फार्म है जाहिर बात है अगर लेबर डिमांड ज़्यादा है और लेबर सप्लाई कम है तो इसकी वजह से चेंज किसके ऊपर आएगा, जो नॉमिनल वेजेस हैं वो W1 से हो जाएंगी टू W1, क्योंकि जाहिर बात है जब लेबर काम करने के लिए बिलिंग कम है लेकिन लेबर की डिमांड की जा रही है तो लेबर किस वक्त एग्री होगी, जब उन्हें वेज रेट ज़्यादा पे किया जाएगा। तो प्रीवियस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आने के लिए मींस जितनी लेबर डिमांड थी प्रीवियसली उतनी ही लेबर को सप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि फार्म को या इकोनॉमी के अंदर जो रियल वेज है वो कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट रहने का मतलब क्या है कि अगर पहले रियल वेज थी 2000 कैसे आई थी, 10,000 डिवाइड बाय 5। अब रियल वेज कांस्टेंट का मतलब है कि अब भी रियल वेज 2000 ही रहे ताकि जो है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल में चेंज ना आए, जितनी लेबर सप्लाई है उतनी ही लेबर डिमांड रहे, इक्विलिब्रियम लेवल रीस्टोर हो सके। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जितनी अगर प्राइसेस डबल हुई तो वेजेस भी डबल हो जाएं। प्राइसेस क्या हुई थी 2P1, तो वेजेस कितनी हो जाएं, वेजेस के लिए भी होना ज़रूरी है 2W1। अब हमने देखा कि जाहिर बात है कि इसकी वजह से जो है उसकी लेबर डिमांड के ऊपर भी चेंज आ गया। जाहिर बात है कि कम वेजेस के ऊपर कम वेजेस पे करने के लिए जो वर्कर्स जो फर्म्स थी एट कम वेज रेट के ऊपर वर्कर्स जो हैं मीन्स जो फर्म्स हैं वो ज़्यादा लोगों को हायर करने के लिए विलिंग थी। मीन्स ये जो रिलेशनशिप है लेबर डिमांड और रियल वेज का वो क्या है, नेगेटिव। मीन्स अगर रियल वेज कम होगी तो वर्कर्स को ज़्यादा हायर किया जाएगा। तो उसी वक्त जब प्राइसेस डबल हुई थी तो डिमांड फॉर लेबर इंक्रीज कर गई। मीन्स पहले डिमांड फॉर लेबर कर्व था MPN इंटू P1, अब न्यू डिमांड फॉर लेबर कर्व था MPN इंटू 2P1। न्यू जो था वो क्या था, MPN इंटू 2P1। अब इस सिचुएशन में अगर हमारे पास लेबर डिमांड जो है MPN इंटू 2P1 हो तो हमारे पास लेबर की डिमांड और सप्लाई में हम गैप देख सकते हैं एट वेज W1। W1 वेज के ऊपर क्या है, अगर हम W1 वेज पे देखें तो लेबर डिमांड कितनी है डबल प्राइसेस पे 2P1 पे N2, जबकि लेबर सप्लाई कितनी है इस W1 वेज पे N2 प्राइम। लेबर डिमांड है N2 और लेबर सप्लाई है N2 प्राइम। इस पॉइंट पे हम W1 वेज पे देख सकते हैं। तो चूंकि डिमांड ज़्यादा थी सप्लाई कम थी तो इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर मूव किया, इक्विलिब्रियम मूव किया इस तरफ के जो लेबर की वेजेस थी वो डबल कर दी गई, क्योंकि प्राइसेस डबल हुई लेबर की वेजेस भी डबल हो गई। तो हम देख सकते हैं कि ये लेबर सप्लाई कर्व है NS2P1 और ये लेबर डिमांड कर्व है MPN इंटू 2P1, ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है जिस पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ इस सारी सिचुएशन में कि जब इक्विलिब्रियम जो है उसी पॉइंट पर आ गया, जब मींस इक्विलिब्रियम जब लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड इक्वल हुई तो लेबर सप्लाई और लेबर डिमांड इक्वल होने के लिए क्या जरूरी हुआ कि अगर प्राइसेस डबल हुई थी तो वेजेस भी डबल होगी। तो अब क्या हुआ कि एट द एंड एम्प्लॉयमेंट जो था वो N1 पे ही रीस्टोर हो गया, जो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट लेवल था वही रीस्टोर हो गया। अब ऊपर वाली डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है N1 और वेजेस कितनी है, पहले W1 ओवर P1 वेजेस थी, अब वेजेस डबल हो चुकी हैं, प्राइसेस डबल हो चुकी हैं। अब वेजेस अब रियल वेज कितनी है 2W1 ओवर 2P1, ये है रियल वेज इन रियल सेंस। अच्छा अब फिर क्या हुआ, दोबारा इसके बाद फिर चेंजेस आई, दोबारा जो है फिर चेंजेस आई। वो क्या चेंजेस आई कि प्राइसेस जो हैं P1 के मुकाबले में 3 टाइम्स हो गई। प्राइसेस जो है P1 के मुकाबले में 3 टाइम्स हो गई, मीन प्राइसेस हो गई 3P1। जब प्राइसेस 3P1 हुई तो रियल वेज क्या बन गई 2W1 ओवर 3P1। रियल वेज क्या बन गई 2W1 ओवर 3P1, क्योंकि प्राइसेस बढ़ी हैं। अभी जो है वो रियल वेज में इंक्रीज नहीं आया, प्राइसेस सिर्फ बढ़ी हैं। तो जब प्राइसेस इंक्रीज हुई और रियल वेज प्राइसेस इंक्रीज हुई और नॉमिनल वेजेस में चेंज नहीं आया, प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं लेकिन नॉमिनल वेजेस में चेंज नहीं आया, या ये कह लें कि रियल वेज जो है वो कम हो गई पहले से। 2W1 ओवर 2P1 जो है ये ज़्यादा है और 2W1 ओवर 3P1 जो है ये रियल वेज कम है। तो जब रियल वेज कम हुई
तो लेबर डिमांड इंक्रीज कर गई। जब लेबर डिमांड इंक्रीज की तो डिमांड फॉर लेबर कर्व जो है वो शिफ्ट कर गई MPN इंटू 3P1 के ऊपर। लेबर डिमांड कर्व शिफ्ट कर गई MPN इंटू 3P1 के ऊपर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिमांड ज़्यादा है, ये डिमांड कर्व जो है लेबर डिमांड कर्व राइट पर शिफ्ट हुआ है। तो जब लेबर डिमांड कर्व राइट पर शिफ्ट हुआ, डिमांड ज़्यादा की जा रही है, लेकिन एट लो रियल वेज जो है एट लो रियल वेज जो है वो लेबर की सप्लाई जो है वो कम है। तो इससे क्या चेंज आया कि लेबर सप्लाई कम है और लेबर डिमांड ज़्यादा है। जाहिर बात है लो रियल वेजेस पे जो लेबर है वो काम करने के लिए कम बिलिंग होगी, जबकि एट लो रियल वेज जो है वो लेबर को डिमांड ज़्यादा किया जा रहा है। तो ये अब क्या हुआ इसके अंदर कि ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम जो है यहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि लेबर डिमांड ज़्यादा है और लेबर सप्लाई कम है। जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ तो अब इक्विलिब्रियम कैसे रिस्टोर होगा कि अगर लेबर को वेजेस जो हैं उसकी इंक्रीज की जाए, लेबर की वेजेस जो हैं वो इंक्रीज की जाए। तो अब देखें कि जब प्राइस 3P1 हुई तो लेबर सप्लाई कर जो है मजीद लेफ्ट पर शिफ्ट हुआ। जब प्राइस 3P1 हुई तो लेबर सप्लाई कर मजीद लेफ्ट पर शिफ्ट हुआ। तो ये हम कर्व देख सकते हैं लेबर सप्लाई क्या NS3P1, ये वाला लेबर सप्लाई कर्व। अब देखें इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर शिफ्ट हो गया, जहां पर ये जो न्यू लेबर डिमांड कर्व है MPN इंटू 3P1 ये इक्वल हो गया NS3P1 इस पॉइंट पर। तो इक्विलिब्रियम जो है इसी पॉइंट पर शिफ्ट कर गया। अब चेंज क्या आया, चेंज ये आया कि पहले वेजेस जो है W1 से 2W1 हुई, फिर प्राइस इंक्रीज मजीद कर गई, तो वेजेस जो है 2W1 से 3W1 हो गई, वेजेस मजीद इंक्रीज कर गई। और एक जो इंटरेस्टिंग जो यहाँ पर एक पॉइंट है वो ये कि जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो पहले भी N1 था, जब W1 ओवर P1 था तब भी एम्प्लॉयमेंट जो है N1 था। जब 2W1 ओवर 2P1 हुआ रियल वेज तो भी एम्प्लॉयमेंट N1 था। जब रियल वेज में मजीद चेंज आया मींस रियल वेज हो गई 3W1 ओवर 3P1, तो स्टिल जो एम्प्लॉयमेंट लेवल था वो N1 ही रहा। एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो सेम है, जस्ट चेंज क्या आ रहा है कि प्राइस डबल हुई, वेजेस डबल हो गई। प्राइस 3 टाइम्स हुई तो वेजेस भी 3 टाइम हुई, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई चेंज नहीं आया। अब इसी को हम अगर नेक्स्ट डायग्राम के अंदर इसी पॉइंट्स को हम देखें, ये ऊपर डायग्राम में देखें कि इन रियल सेंस आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है N1 को अगर आप देखें तो ये किसके इक्वल है जी, इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे N1 एम्प्लॉयमेंट पे कितनी वेजेस आ रही हैं W1 ओवर P1 या फिर 2W1 ओवर 2P1, ये इक्वल है 3P1 ओवर 3P1। अगर हम देखें तो W1 ओवर P1 ये इक्वल है 2W1 ओवर 2P1 के, 2 से कैंसिल हो जाएगा। या अगर हम देखें 3W1 ओवर 3P1 ये भी आपस में इक्वल है इन रियल वेजेस की फॉर्म में। अगर हम देखें 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्लासिकल्स हैं उन्होंने ये जो यहाँ पर जो बात असल में यहाँ पे की, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक चीज़ कि इकोनॉमी के अंदर जो प्राइसेस हैं वो फ्लेक्सिबल हमें नज़र आ रही हैं कि प्राइसेस हैं वो इंक्रीज भी हो सकती हैं, प्राइसेस डिक्रीज भी हो रही हैं। जबकि जो 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 वेजेस हैं मनी वेजेस, जो मनी वेजेस हैं वो भी हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर यहाँ पे हमें मनी वेजेस जो हैं वो फ्लेक्सिबल नज़र आ रही है। देखिए मनी वेजेस पहले W1 थी, फिर W2 होगी, फिर 2W1 होगी, फिर 3W1 होगी। प्राइस पहले P1 थी, फिर 2P1 हो गई और फिर 3P1 हो गई। अगर ये प्राइस जो है डबल होने की बजाय हाफ हो जाती तो भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता। अगर प्राइस P1 की बजाय हाफ P1 हो जाती तो भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता, तो ये वेजेस जो है वो भी हाफ हो जाती। जाहिर बात है अगर प्राइस हाफ हो जाती तो लेबर सप्लाई बढ़ जाती लेकिन लेबर डिमांड कम हो जाती। इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर होता, जहाँ पे प्राइसेस के हाफ होने की वजह से जो मनी वेजेस थी वो भी हाफ होती। इक्विलिब्रियम के अंदर, इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पर आएगा जहाँ पर जो है वो लेबर डिमांड इक्वल होगी लेबर सप्लाई के। हम वहाँ पे एक इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट लेवल डिटरमिन कर सकते हैं, जिसे हमने इन दो डायग्राम में देखा। अब इन सारी चीज़ों को अगर हम नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे हम शो करें, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि प्राइस जब P1 थी तो एम्प्लॉयमेंट कितनी थी, प्राइस P1 के ऊपर एम्प्लॉयमेंट N1 थी, मीन्स उतने ही लोग काम कर रहे थे तो आउटपुट भी सेम रहेगी। प्राइस 2P1 पर जब प्राइस डबल हो गई तो इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट इफेक्ट हुई, नो, एम्प्लॉयमेंट सेम रही, तो उसकी वजह से जो है आउटपुट कांस्टेंट रही। जब प्राइस 3 टाइम होगी
तो भी हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल तो सेम रहा, तो आउटपुट जो है वो सेम प्रोड्यूस होती रहेगी। तो हम यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये प्राइस P1 को हमने मिलाया 2P1 से, फिर हमने इसको मिलाया 3P1 से, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये है क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग एग्रीगेट सप्लाई कर्व के इकोनॉमी के अंदर जो सप्लाई है, आउटपुट है, उसके ऊपर चेंज नहीं आ रहा। अगर प्राइसेस में चेंज आता है, अगर वेजेस में चेंज आता है, वेजेस का मतलब है यहाँ पे मनी वेजेस मींस नॉमिनल वेजेस, अगर प्राइसेस डबल होती हैं तो मनी वेजेस भी डबल हो जाती हैं, प्राइसेस 3 टाइम होती हैं तो मनी वेजेस भी 3 टाइम हो जाती हैं, अगर प्राइसेस हाफ होती हैं तो मनी वेजेस भी हाफ होती हैं। लेकिन इकोनॉमी के अंदर हम देख सकते हैं इन दी लॉन्ग रन इकोनॉमी के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है या इन दी स्पेसिफिक टाइम जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो सेम रहता है। इन दी बल्कि लॉन्ग रन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इन द स्पेसिफिक टाइम या इन द शॉर्ट रन। इन दी शॉर्ट रन जो है हम देख सकते हैं या इन ए गिवन टाइम पीरियड हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो N1 रहा, और एम्प्लॉयमेंट लेवल के N1 रहने के लिए हमने देखा कि प्राइसेस डबल हुई तो वेजेस डबल हो गई, तो उसकी वजह से जो आउटपुट है वो सेम रही, आउटपुट में चेंज बिल्कुल नहीं आया। तो ये हमारे पास जो कर्व है, जो स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है? एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इस कर्व को हम कहते हैं कि ये क्लासिकल्स का एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। ये सप्लाई को शो कर रहा है कि इकोनॉमी के अंदर सप्लाई के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, इकोनॉमी के अंदर सप्लाई के अंदर। तो हम कह सकते हैं क्लासिकल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हम क्लासिकल थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमी के अंदर जो सप्लाई है, सप्लाई कर्व जो है वो जो है वर्टिकल है। क्लासिकल्स का सप्लाई कर्व जो है वो वर्टिकल है। तो अब तक की डिस्कशन में जो चीज़ें हमने डिस्कस की, उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की कि क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग जो मनी वेजेस हैं मींस W वो फ्लेक्सिबल होती हैं, क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग जो प्राइसेस हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं, लेकिन क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग जो रियल वेजेस हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग रियल वेजेस में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग जो मनी वेजेस हैं या प्राइसेस हैं वो फ्लेक्सिबल रहती हैं क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ नीचे फैक्टर्स डिस्कस किए गए हैं जो आउटपुट को इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये फैक्टर्स जो हैं क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग, हम बात कर रहे हैं सारी क्लासिकल थ्योरी की, क्लासिकल्स के मुताबिक ये फैक्टर्स जो हैं आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं, या ये कह लेंगे क्योंकि आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट जो है वो सप्लाई डिटरमिनेंट है, मीन सप्लाई से इफेक्ट होती है, आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट डिमांड से इफेक्ट नहीं होती अकॉर्डिंग टू दी क्लासिकल्स। जो एग्रीगेट डिमांड है उसका आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, जैसे कि ये हाईलाइट किया हुआ है क्लासिकल्स के मुताबिक। एक यहाँ पे इकोनॉमिस्ट का जिक्र किया जा रहा है, ये कौन है जी? J.S. मिल्स, जॉन स्टुअर्ट मिल जो है, ये कहता है जी कि इसके मुताबिक जो है वो कुछ चीज़ें हैं, इसके मुताबिक जो है वो कुछ चीज़ें हैं जो कि क्वांटिटी ऑफ मनी, जैसे कि क्वांटिटी ऑफ मनी ये डिमांड को इफेक्ट करेगी, सप्लाई को इफेक्ट नहीं करेगी। क्वांटिटी ऑफ मनी जो है ये डिमांड को इफेक्ट करेगी, सप्लाई को इफेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, इसके अलावा जो है गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है ये भी जो है वो डिमांड को इफेक्ट करेगी, ये सप्लाई को इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है। इसके अलावा जो है इन्वेस्टमेंट गुड्स की डिमांड ये भी जो है वो डिमांड को इफेक्ट करेगी, सप्लाई को इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको उसने कहा कि ये चीज़ें जो हैं आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट को इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि जिससे हमने ऊपर डिस्कस किया है, क्योंकि जो बेसिकली जो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट जो है वो सप्लाई डिटरमिन्ड है, मीन वो सप्लाई से इफेक्ट होगी। आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू क्लासिकल ये डिमांड से इफेक्ट नहीं होगी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल। इसलिए उसने कहा कि ये जो फैक्टर्स है, क्वांटिटी ऑफ मनी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग या डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड्स, ये तीन जो है फैक्टर्स जो हैं ये है डिमांड को इफेक्ट करने वाले, सप्लाई को इफेक्ट करने वाले नहीं हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इस चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक था छोटा सा जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। वो चीज़ें क्या हैं कि इकोनॉमी के अंदर अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स जो प्राइसेस हैं वो फिक्स रहती हैं, प्राइसेस जो है फ्लेक्सिबल है। इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस जो हैं वो फ्लेक्सिबल है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स। इकोनॉमी के अंदर जो वेजेस हैं वो भी फ्लेक्सिबल रहती हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स।
और इकोनॉमी के अंदर जो रियल वेजेस हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। इकोनॉमी के अंदर रियल वेजेस हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। नॉमिनल वेजेस और जिसको हमने मनी वेजेस कहा मींस जस्ट डब्ल्यू, और पी मींस प्राइस, ये जो है ये फ्लेक्सिबल है। और इकोनॉमी के अंदर हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रहता है, मींस इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहती है। जिस तरह हमने यहाँ पे शो किया N1 पॉइंट जो था वो क्या शो कर रहा था, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को, कि एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट लेवल को शो कर रहा था जो कि इकोनॉमी के अंदर एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल्स। तो उसको हमने यहाँ पे ऊपर ग्राफिकली जो है वो हमने शो किया है, और उसको लेते हुए हमने ये सारा एनालिसिस किया। और हमने कहा कि आउटपुट एम्प्लॉयमेंट कैसे डिटर्मिन होती है। ये आउटपुट डिटर्मिन हुई, और ऊपर हमने डायग्राम में यहाँ पे जो है ये हमने एम्प्लॉयमेंट को डिटर्मिन किया। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी जो इस चैप्टर के अंदर मिसिंग थी, तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं।